हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। चलिए, मैं प्रदीप कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं क्लास 10th के हमारे आज के इस टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग अब तक इसके बेसिक्स, डिस्टेंस फॉर्मूला ये हम लोग कर चुके हैं। चलिए, और आज हम लोग जिस टॉपिक को लेके आए हैं वो टॉपिक है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला। अब जो सेक्शन फॉर्मूला है इसको हमने समझना है सबसे पहले कि इस टॉपिक का मतलब क्या है। सेक्शन जैसे कि ये नाम से ही डिफाइन है कि किसी भी चीज को पार्ट्स में डिवाइड करना, उसके सेक्शन बनाना। स्कूल के अंदर हमारे पास 100 बच्चे आ गए, 50 आ गए, हमने कुछ बच्चों को अलग कर दिया, कुछ बच्चों को अलग कर दिया, तो हमने क्या किया, उस क्लास के सेक्शन बना दिए। अब उस क्लास के सेक्शन, अगर मान लीजिए मेरे पास 100 बच्चे हैं, 100 में से मैंने क्या कर दिया, 60 एक तरफ कर दिए और 40 एक तरफ कर दिए, तो ये पूरी जो क्लास थी ये इस रेशो में बट गई। मतलब जब भी किसी भी सेगमेंट के या किसी भी कोई चीज के हम 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स करेंगे तो उनके बीच में कंपैरिजन आ जाएगा। इसी तरह से जब ये हमने क्लास को 60 और 40 के बच्चों में बांटा तो अब उनके बच्चों की रेशियो क्या आ गई है, ये आ गई मेरे पास 3:2। ये उस क्लास ने दी हुई क्लास को क्या हुआ, इस हिसाब से बांट दिया। लेकिन अब अगर हम मैथमेटिकली बात करते हैं, मान लीजिए कोई ये मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट की मेरे पास मान लीजिए कोई भी एक लेंथ है और इसका पॉइंट ए है, इसका पॉइंट बी है। मैंने कहीं भी, एक तो हमेशा दिमाग में ये बात रखो कि जब मैं कहता हूं कि कोई पॉइंट पी ए बी पर है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये पी इसका मिड पॉइंट है। हमेशा बच्चे मोस्टली इसको समझने की कोशिश क्या करते हैं कि अगर P इज अ पॉइंट ऑन ए बी समवेयर, तो वो सोचना शुरू करते हैं कि P क्या है, इसका मिड पॉइंट है। जब तक ये वर्ड ना लिखा हो तब तक वो उसका मिड पॉइंट नहीं है। तो इसलिए अगर ये P कहीं भी ये पॉइंट है तो ये इस AP और इस PB को किसी ना किसी रेशियो में बांट रहा है, किसी ना किसी रेशियो में बांट रहा है। तो वो रेशियो क्या करती है और ये पॉइंट क्या करता है, इस दिए हुए ए बी सेगमेंट को दो अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर रहा है। एक सेक्शन है मेरे पास क्या, एपी, और दूसरा सेक्शन है मेरे पास क्या, पीबी। ये दो मेरे पास क्या बन गए, सेक्शन, किसके, इस दिए हुए सेगमेंट एबी के। तो अब हम जब इसको मैथमेटिकली यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे, हम इसको देखेंगे कि सेक्शन फॉर्मूला में हमारे को चीजें क्या क्या मिलती हैं। हमने एक बात शुरू में की थी कि देयर इज अ नो पॉइंट, देयर इज नो पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट और in a Cartesian plane without coordinates। हमेशा ध्यान रखो कि चाहे वो मेरा सेगमेंट है, चाहे वो कार्टेशियन प्लेन है, तो उसमें अगर कोई भी पॉइंट होगा तो बिना कोऑर्डिनेट्स के नहीं होगा। हर पॉइंट जहां भी मैं बात कर दूंगा तो मुझे लेना पड़ेगा उसके कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स। मैं कहता हूं कि देयर इज अ पॉइंट ए, अगर मैं पॉइंट ए की बात करता हूं तो मेरे पास अगर कुछ नहीं है तो मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मान लिए, x1 और y1। कहता है देयर इज अनदर पॉइंट p,
तो P के भी मेरे पास कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, x1, ये x2 और y2। अब जब भी मेरे पास ये दो पॉइंट आ गए, मैं तीसरा पॉइंट फिर लेता हूं C, तो इस C के भी मैं कोऑर्डिनेट्स क्या डिफाइन कर देता हूं, x3 y3। तो हमेशा याद रखें कि कोई भी पॉइंट बिना कोऑर्डिनेट्स के नहीं होगा। चलिए तो हम इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं, सेक्शन फॉर्मूले को किस तरह से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं कि मान लीजिए मेरे पास ये कोई कार्टेशियन प्लेन, चलिए कहता है यहां से ये एक पॉइंट है मेरे पास, ए कोई पॉइंट है, इस ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट से मेरे पास x1 y1, ये मेरे पास कोई पॉइंट B है, यहां पर आया, इस B पॉइंट के कोऑर्डिनेट से मेरे पास x2 y2। कहता है इन दोनों को मैंने मिलाया और इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट P कहीं भी है, इन दोनों के बीच में कहीं भी कोई पॉइंट P है। तो अगर मान लीजिए मैं इस सेगमेंट पे कोई पॉइंट P लेता हूं और जो इसको किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड कर, क्योंकि अगर इसके दो पार्ट्स होंगे तो इसकी भी कोई ना कोई लेंथ होगी, इसकी भी कोई ना कोई लेंथ होगी। मैं मान लेता हूं ये मेरे पास क्या है m1 और ये क्या है m2। अब इन जो एलिमेंट्स है मेरे पास x1 y1 m1 m2 x2 y2, और मैंने हमेशा कहा है कि जो भी पॉइंट होगा बिना कोऑर्डिनेट्स के नहीं होगा, तो मैं इस पॉइंट P को डिफाइन करने के लिए मैं क्या करता हूं, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेता हूं x और y मान लेता हूं। तो इनका आपस में क्या रिलेशन है मैं वो यहाँ पे इस्टेब्लिश करने जा रहा हूं। तो मैंने क्या किया, इस A से ये परपेंडिकुलर मैंने नीचे ड्रॉप कर दिया, यहां से मैंने P से जो परपेंडिकुलर मैंने क्या किया ड्रॉप किया, यहां मैंने जो B से ये परपेंडिकुलर मैंने क्या किया नीचे ड्रॉप कर दिया। तो अब ध्यान से देखो, इधर ये पॉइंट A से मैंने ये परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप किया और इस P से मैंने ये परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप किया। मैं इसको नाम दे देता हूं कोई C और इसको नाम दे देता हूं कोई पॉइंट D। ध्यान से देखिए इन दो ट्रायंगल्स के बारे में मेरा क्या विचार है। देखिए ये परपेंडिकुलर्स हैं, ये परपेंडिकुलर्स हैं, ये परपेंडिकुलर है। अगर मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देता हूं तो ये एंगल क्या होगा 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, तो ये एंगल मेरे पास क्या आ गया इसके इक्वल आ गया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये दोनों ट्रायंगल्स मेरे पास क्या हैं सिमिलर हैं? क्या मैं कह सकता हूं? कैसे? क्या मैं कह सकता हूं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? कौन कौन सी? ट्रायंगल ए पी सी एंड ट्रायंगल पी बी डी, ये दो ट्रायंगल्स मेरे पास क्या हैं सिमिलर है। यस, so we can say that these two triangles are what similar, and all you know that why these are similar, कि similar क्यों है। ये एंगल 90 के है और ये वाला एंगल क्या है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अगर ये ट्रायंगल एपीसी और ट्रायंगल पीबीडी ये दोनों सिमिलर हैं तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी उनकी रेशियो क्या होगी सेम। इस ट्रायंगल के अंदर मेरे पास अगर मैं लेता हूं पी, तो इस ट्रायंगल की साइड क्या हो जाएगी पीबी। यहां अगर मैं लेता हूं AC तो यहां से क्या मिलेगा मुझे PD, और इधर अगर मैं लेता हूं क्या PC तो यहां से मुझे क्या मिलता है BD। अब देखिए जो PA और PB है इनकी वैल्यू मेरे पास क्या है M1 M2, और जो AC है
ये डिस्टेंस कितना होगा, हमने डिस्टेंस फॉर्मूले में किया था, यहां से लेकर यहां तक ये मेरा डिस्टेंस है सारा कितना x, और ये जो डिस्टेंस है ये मेरे पास है x1, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा x माइनस x1। तो मैंने क्या लिया इसको x माइनस x1। सिमिलरली ये जो PD है, ये जो डिस्टेंस है यहां तक, ये यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये है मेरे पास क्या x2, और ये जो डिस्टेंस है ये मेरे पास कितना है, यहाँ पर ध्यान से देखिए ये वाला डिस्टेंस, ये है मेरे पास x, तो ये कितना रह जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा x2 माइनस x। इज इट क्लियर। चलिए इसी तरह से मैं PC की बात करता हूँ, ये PC है, ये यहां से यहां तक है y, और ये डिस्टेंस है मेरे पास y1, तो ये कितना रह जाएगा मेरे पास y माइनस y1। सिमिलरली ये वाला डिस्टेंस है मेरे पास, ये वाला डिस्टेंस यहां से लेकर ये सारा मेरे पास कितना है y2 है, और ये डिस्टेंस मेरे पास यहाँ था y, तो इस y2 में से इस y को माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या हो गया y2 माइनस y। यहां से एक रिलेशन बनाता हूं मैं, m1 m2 अपॉन x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, m1 x2 माइनस m1 x, m2 x माइनस m2 x1। ये m1 x2, इस m2 x1 को मैं इधर लेके आया, तो ये क्या हो गया प्लस का, और इधर m2x, और ये जो मेरे पास था माइनस का m1x, उधर जाकर क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। चलिए तो यहां से मुझे क्या मिलता है, मैं यही इसको लिख देता हूं, यहां से कॉमन कुछ आता है कुछ नहीं आता, तो ये हो गया m1 x2 प्लस m2 x1, और इधर से x कॉमन आ गया, रह गया m1 प्लस m2, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास m1 x2 प्लस m2 x1 होल अपॉन m1 प्लस m2। तो ये मेरे पास पहला रिलेशन आ गया किसके लिए, x के लिए। सिमिलरली अब अगर मैं इसको और इसको लेके जाता हूं तो मुझे क्या मिलता है m1 m2 y माइनस y1 और y2 माइनस y, चेक कर लेते हैं, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, m1 y2 माइनस m1 y इज इक्वल टू m2 y माइनस m2 y1। चलिए m1 y2 और ये प्लस का इधर आकर, और यहाँ m2 y ये माइनस का इधर आकर क्या हो गया प्लस हो गया, यहां से कॉमन आ गया मेरे पास क्या y, तो m2 प्लस m1, तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई m1 y2 प्लस m2 y1 होल अपॉन m2 प्लस m1 या m1 प्लस m2। तो ये मेरे पास आ गए उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जहां मुझे y और x की वैल्यू निकालनी थी, जो कि इस दिए हुए लाइन सेगमेंट को क्या करता है, इस m1 और m2 की रेशियो में डिवाइड करता है। तो इस तरह से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, हम लोग फाइंड कर सकते हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हमें क्या करता है, दिए हुए सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड करता है। डेरिवेशन आप लोगों के पेपर में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को बताया गया है सिर्फ एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि जब आप लोगों के पास ये वैल्यूज आई तो ये वैल्यू आई कैसे। जैसे डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर हमने इस चीज को डिफाइन किया, तो हमने वहां भी बताया कि ये वैल्यूज हमें मिली कैसे। अब हमने क्या करना है, इस एक
फॉर्मूले के अंदर मेरे पास रिलेशन देखो, ये y रेशो, ये कोऑर्डिनेट्स, ये रेशो, ये कोऑर्डिनेट, तो 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट्स हैं मेरे इसके अंदर। अब इन पांचों एलिमेंट्स के अंदर अगर कोई एक एलिमेंट मिसिंग है तो आप लोग इसे फाइंड कर सकते हो, वरना ये क्या बनेगा, एक रिलेशन बन जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि ये जो P क्या है, P अगर ये बन जाता है मिड पॉइंट, क्या कहता है, इफ P इज अ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब होता है कि दैट इज डिवाइडिंग द सेगमेंट एग्जैक्टली इनटू सेम पार्ट्स, और सेम पार्ट की रेशियो क्या हो जाती है मेरे पास 1:1 में। तो उस कंडीशन में m1 भी 1 हो जाएगा, m2 भी 1 हो जाएगा। तो फिर मेरे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू x1 प्लस x2 अपॉन 2, और ये जो y है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये मेरे पास मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। तो इन्हीं चीजों को यूज करते हुए हम लोग अपनी एक्सरसाइज 7.2 को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और आप लोगों को बार बार हम बताते जाएंगे कि यहाँ क्या मिसिंग है और किस तरह से आप लोगों ने इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। चलिए, करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके एक दो एग्जांपल्स केस कर जो लेते हैं, डिस्कस करते हैं, फिर वहां से हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो क्या कहता है हमारे को क्वेश्चन के अंदर, कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining the points this in the ratio। तो सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन को कर रहे हैं तो एक इसका रफ स्केच बना लीजिए। ये मेरे पास कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 4 और -3। ये मेरे पास दूसरा पॉइंट है B, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 8 और 5। इन दोनों को मिलाया, दोनों को मिलाने पर ये कोई पॉइंट यहां पर है P, इसको रेशियो 3:1 में डिवाइड कर रहा है, और इसके मैंने कोऑर्डिनेट्स क्या मान लिए x और y। अब अगर यहाँ पे आप कुछ नहीं भी लिखते तो काफी हद तक ये जो रफ स्केच है ना, ये आप लोगों की समस्या को क्या करता है, जो डिफाइन कर देता है। अब जितने एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को लिख लिए, क्या x1 4, y1 -3, x2 8, y2 5, m1 3, m2 1, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ p x एंड y ये अननोन है मेरे पास। तो जब आप लोगों को ये फाइंड करना है तो लिखेंगे बिकॉज x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ m1, अब जो जो चीजें यहां से आप लोगों को मिल रही हैं उनको उठाओ और यहां लिखो m2 1, x1 4, और ये 3 + 1 4, तो कितना 24 प्लस 4 अपॉन 4, तो ये 28 अपॉन 4, तो ये कितना आ गया मेरे पास 7 आ गया। इसी तरह से मैं बात करता हूं y की, तो ये भी कितना m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये मेरे पास कितना m1 कितना मेरे पास है 3, y2 मेरे पास कितना है, यहां पर ध्यान से देखें 5, प्लस m1 कितना मेरे पास m1 तो हमने ले लिया, m2 कितना मेरे पास 1, और m2 के साथ क्या है y1 कितना मेरे पास -3 अपॉन 3 + 1 कितना 15 -3 अपॉन 4, तो कितना 12 अपॉन 4, तो 3। तो मेरे पास इस P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए
7 और 3। इसे आपने लास्ट में आंसर में आपने अलग डिस्क्राइब करना है। यहाँ पर therefore x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 3, इसे बॉक्स में बंद कीजिए और आंसर में डिस्क्राइब कर दीजिए। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अब हमसे क्या पूछते हैं कि इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट। अब सबसे पहले आपने देखना है कि मुझे पॉइंट कौन सा है, सेगमेंट के पॉइंट कौन से हैं और जो डिवाइडिंग पॉइंट है वो कौन सा है। कहता है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट। ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जो क्या करता है कि दिए हुए सेगमेंट को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब दिए हुए सेगमेंट को डिवाइड करा तो इसका मतलब यही वो पॉइंट है जो रेशियो बनाएगा। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, देखिए ध्यान से, ये पॉइंट ए है मेरे पास, इसके कोऑर्डिनेट्स है -6 और 10, और ये पॉइंट मेरे पास क्या है बी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और -8। ये दोनों को मिलाया, यहां पर ये पॉइंट मिला मुझे क्या, P, और ये क्या है मेरे पास, सॉरी, -4 और 6। अब ये रेशियो मेरे पास क्या है, M1 M2। अब चाहे तो इसे M1 और M2 मान लीजिए, चाहे तो बुक्स में अगर रेशियो निकालनी है तो आप लोग K:1 मान लीजिए, जैसे मर्जी कर लीजिए। लेकिन अगर आप लोगों का अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग है, आप लोगों को पता है, तो आप लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए मेरे पास क्या है, x1 -6, x2 3, y1 10, y2 -8, m1 मुझे पता नहीं, m2 मुझे पता नहीं, x -4 और y कितना 6। चलिए मुझे एक रिलेशन ये भी पता है कि x इक्वल टू क्या है मेरे पास, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। चलिए m1 मुझे नहीं पता, x2 मुझे पता है कितना 3, प्लस m2 मुझे नहीं पता, लेकिन x1 मुझे पता है -6 अपॉन ये भी मुझे नहीं पता। चलिए ये 4 मुझे पता है, x की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, -4। तो ये क्या बन गया मेरे पास, 3m1 -6m2 अपॉन m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, -4m1 -4m2 इज इक्वल टू 3m1 -6m2। यहां मैं इसको सोल्व करता हूं, ये -4m1 और इस m1 को इधर ले आया तो -3m1। अब इधर क्या रह गया, -6m2, और ये यहां आया तो +4m2, तो कितना बचा, -2m2, और यहां कितना, -7m1 इज इक्वल टू -2m2। ये कैंसिल। अब ध्यान से देखिए, जितने मैं ये डंडे लगा रहा हूं इसको ध्यान से समझना कि मेरा अगला स्टेप है, मुझे निकालना है m1 अपॉन m2। ये m2 इसके नीचे आ गया, मैं इसको इस तरह से रिलेशन बनाऊंगा कि मेरे ओरिजिनलिटी पे किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये 7 क्या आ गया इस 2 के नीचे, तो रेशियो मेरी क्या आ गई, 2:7। तो किस रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है इसको, 2:7 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ध्यान से आप लोगों ने इस चीज को देखना है कि क्वेश्चन को कैसे आप लोग कर रहे हो। और मैं एक बात बार बार फिर आप लोगों को कहूंगा कि मैथ्स को अगर आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग बनाना है तो लीनियर इक्वेशन
और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन दो चैप्टर पे फोकस करो दिल लगा के, क्योंकि कोई भी टॉपिक जब आप लोग कर रहे होंगे तो वो टॉपिक एक लिमिट के बाद वो आप लोगों के पास उस लीनियर इक्वेशन या वो क्या करेगा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वहां आके वो रुक जाएगा। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं आगे हम अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन हम नए एग्जाम्पल पे। और अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम M1 और M2 ना लेकर बुक्स के अकॉर्डिंग अगर हम k:1 की रेशियो में लेके चलते हैं तो भी हम इसको किस तरह से करते हैं वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। कि मान लेते हैं हम कि रेशियो क्या है k:1, ये क्या थे मेरे सेगमेंट था, ए मेरे पास था, इसके कोऑर्डिनेट्स थे मेरे पास कितने -6 और 10, ये -6 और 10, और बी मेरे पास दूसरा पॉइंट था, इसके कोऑर्डिनेट्स थे 3 और -8, और यहाँ पी एक पॉइंट था, इसके कोऑर्डिनेट्स थे -4 और 6, और ये रेशियो बन गई k:1। तो डिफाइन करते हैं x1 कितना -6, x2 कितना 3, m1 कितना k, m2 कितना 1, y1 कितना 10, y2 कितना -8, x कितना -4, y कितना 6। चलिए अब यहां से दोनों में मेरे पास अननोन क्या है, अननोन k है। तो k अगर मेरे पास अननोन है तो आप लोग जिस रिलेशन को लें, अगर मान लीजिए कई बार ऐसा भी होता है कि यहां भी इन दोनों में से कोई एक पॉइंट मिसिंग होता है, जिसकी वैल्यू आप लोगों को पता है वही रिलेशन आप लोग लीजिए, जिसकी वैल्यू नहीं पता तो उस रिलेशन को मत लीजिए। अब क्योंकि यह मुझे दोनों ही पता है तो मैं कोई भी रिलेशन बना सकता हूं। तो मैंने लिखा क्या, x इक्वल टू व्हाट, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना है मेरे पास k है, x2 मेरे पास कितना है 3, m2 कितना है मेरे पास 1, और x1 कितना है मेरे पास -6, और ये है मेरे पास k+1। अब ध्यान से दीजिए कि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो पहले ये आ गया 3k -6 अपॉन k+1, जो x की वैल्यू है ये मेरे पास है -4, -4 इज इक्वल टू 3k -6 अपॉन k+1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -4k -4 इज इक्वल टू 3k -6, तो -4k -3k, ये -6 + 4 -2, तो यहाँ मेरे पास क्या रह गया -7k इज इक्वल टू -2, तो ये कैंसिल हो गया, तो k इज इक्वल टू 2/7। अब k इज इक्वल टू 2/7, तो k के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या लिख सकता हूँ 1, तो मेरे पास k:1 कितना आ गया 2:7, और k क्या था मेरा m1, तो रेशियो मेरे पास कितनी आ गई 2/7। तो ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि आप लोग किस तरह से इस फॉर्मूले को यूज करना चाहते हैं और कैसे इसको आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8। तो क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 8 में, हाँ जी, कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब द पॉइंट दैट डिवाइड्स द गिवन सेगमेंट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। तो मेरे पास है सेगमेंट के पॉइंट्स हैं मेरे पास a, ये है 2 -2, और b मेरे पास कोई दूसरा पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -7 और 4। तो इस दो पॉइंट्स को मिलाने वाला सेगमेंट बन गया मेरे पास क्या ये, और यहाँ ए बी के अलावा दो पॉइंट आ गए मेरे पास कौन से, सी और डी, जो क्या करते हैं
इस सारे लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्शन मतलब कि 3 इक्वल पार्ट्स, if C and D divides the given segment into 3 equal parts, therefore AC is to CD is to DB, that will be 1:1:1. तो क्या होगी ये 1:1:1. इज इट क्लियर? नाउ अब C और D मेरे पास 2 पॉइंट आ गए, तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, X और Y, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ P एंड Q मान लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब बात करता हूं मैं पहले C के लिए। अगर C एक पॉइंट है तो C क्या कर रहा है, इस AB को, यहां लिखो, इफ वी कंसीडर C, if we consider C a point, then AC is to CB will be what, 1:2. ये पार्ट मेरे पास एक हो गया यहां तक, और ये बाकी का ये वाले पार्ट्स कितने हो गए मेरे पास, 2 पार्ट्स हो गए। इज इट क्लियर? तो मतलब मेरे पास क्या आ गया, M1:M2 1:2 आ गया। तो यहां पर C के लिए पॉइंट्स क्या है, X और Y। देयरफॉर नाउ X इज इक्वल टू व्हाट, M1:X2 प्लस M2:X1 अपॉन M1 प्लस M2। तो ये कितना हो गया मेरे पास, M1 1:X2 लिखना है अपने सारे पॉइंट्स को, ये 7 प्लस M2 कितना 2, X1 कितना 2, 1 प्लस 2, तो ये कितना हो गया 7 प्लस 4, और ये कितना हो गया 3, तो ये हो गया मेरे पास कितना 11/3। तो यहां जब मैंने देखा तो मेरे पास इस C का जो पहला मेरे पास जो पॉइंट्स आया वो क्या आ गया मेरे पास 11/3 आ गया। यहां अच्छा ये माइनस है, सॉरी आप लोग यहां पर ये कह लीजिए माइनस, अगर ये माइनस है तो यहां भी मैंने माइनस लिखा, शायद ये बीच में मिक्स हो गया इसलिए ध्यान नहीं रहा, तो ये माइनस हो गया। तो मैं इस पॉइंट को मैं क्या करता हूं, चेंज कर सकता हूं यहाँ पर, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या होगी, ये चेंज हो जाएगी। चलिए तो ये कितना हो गया मेरे पास, यहाँ पे -3/3 -1। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि कहीं कोई स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ ना हो। तो इसी तरह से इसका y क्या आ गया मेरे पास, M1/Y2 M2/Y1 अपॉन M1 प्लस M2। M1 कितना मेरे पास है, M1 मेरे पास है 1, Y2 कितना मेरे पास, कितना 4 प्लस M2 कितना मेरे पास यहाँ पर 2, और M1 कितना मेरे पास -2, तो 1 + 2, तो ये हो गया मेरे पास 4 - 4/3, तो ये हो गया 0/3, तो मेरे पास कितना आ गया 0। तो इस C के लिए मेरे पास जो कोऑर्डिनेट्स आ गए वो क्या आ गए मेरे पास -1 और 0 आ गए। चलिए अब मैं बात करता हूं किसके लिए, D के लिए। चलिए तो यहां लिखो फॉर D द रेशियो ऑफ द सेगमेंट, तो क्या होगी सेगमेंट की रेशियो, ध्यान से देखो। अब अगर D की बात करता हूं मैं, तो ये मेरे पास एक पार्ट हो गया यहां तक, ये वाला, ये कितने हो गए, एक और एक 2, और ये वाला पार्ट कितना हो गया 1, तो रेशियो होगी मेरे पास कितनी 2:1। मतलब अब M1 कितना आ गया 2, और M1 कितना आ गया मेरे पास 1, और मेरे पास X1 कितना था यहाँ पर, ये था 2, और X2 कितना था मेरे पास 4, और यहाँ पर X2 -7 था, X2 कितना था -7। चलिए देख लेते हैं फिर इसको, हाँ -7, ठीक है।
और y1 कितना मेरे पास है यहाँ पे -2 और y2 मेरे पास कितना यहाँ पर 4, m1 m2 है ही मेरे पास, और x की जगह मैं लिख रहा हूँ p और y की जगह लिख रहा हूँ क्या q। तो p की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2, m1 कितना मेरे पास 2, x2 कितना मेरे पास -7 प्लस m2 मेरे पास कितना 1, x1 कितना मेरे पास 2 और ये 1 प्लस 2, ये हो गया मेरे पास -14, ये हो गया प्लस का 2 अपॉन 3 माइनस का 12 अपॉन 3, तो ये माइनस का 4। इसी तरह से बात करता हूं किसकी क्योंकि, तो ये हो गया m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये हो गया मेरे पास m1 कितना m1 2 है, y2 कितना मेरे पास 4 प्लस m2 कितना मेरे पास 1 और y1 कितना मेरे पास माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस 2। चलिए ये हो गया 8 माइनस 2 अपॉन 3, तो ये हो गया 6 अपॉन 3, तो ये आ गया 2। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स फॉर D आर -4, 2। तो ये मेरे पास क्या आ गया इसके फाइनल कोऑर्डिनेट्स आ गए किसके C और D के, जो कि दिए हुए सेगमेंट को क्या कर रहा था ट्राइसेक्ट कर रहा था। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। कहीं भी आप लोगों को लगता है कि थोड़ी सी कोई समस्या है या ये चीज समझ में नहीं आ रही है, पॉज द वीडियो एंड रिकंसिडरेट। आप लोग इसको दोबारा देखिए और दोबारा देखने के बाद भी अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट कीजिए, तो हम उस चीज को दोबारा समझाने का आप लोगों को पूरा प्रयत्न करेंगे। चलिए अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। हर क्वेश्चन को एक रेफरेंस क्वेश्चन मान के चलिए और समझिए कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या गायब था, इस क्वेश्चन के अंदर क्या करने के लिए कहा गया था। जब इन रेफरेंस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखेंगे तो आप लोग हर क्वेश्चन को कंपेयर कर सकेंगे कि इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे किया था, इस क्वेश्चन को मैंने इस तरह से सॉल्व किया था। चलिए हम बात करते हैं किसकी, बात करते हैं अगले हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की। और इस क्वेश्चन में वो हमसे क्या कहता है, हमें कहता है कि फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। अब देखिए अगर इसको मैं अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन प्लेन बनाता हूं, हालांकि जरूरत नहीं है इसको बनाने की, लेकिन फिर भी आप अपने आप को समझाने के लिए कर सकते हैं। ये एक्स एक्सिस है मेरे पास और ये मेरे पास क्या है वाई एक्सिस है। कहता है कि अब डिवाइड कौन करता है वाई एक्सिस, मतलब वो पॉइंट यहां पर है। 5 - 6 अगर मैं बात करता हूं तो 5 - 6 कोई लगभग ये पॉइंट यहां पर आ जाता है और 1 - 4 ये पॉइंट लगभग यहां पर आ जाता है। चलिए तो अब अगर इसको मिलाता हूं मैं तो देखिए ए मेरे पास यहां पर आया, ये पहले ए ये था कितना 5 और -6 और बी मेरे पास पॉइंट यहां पर आ गया, ये था -1 और अब ये पॉइंट यहां लाई करता है। P पॉइंट लाइज हियर ऑन वाई एक्सिस, जिसके कोऑर्डिनेट्स मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक चीज पता है कि वाई एक्सिस पे जो पॉइंट लाई करेगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, y। क्या होंगे उसके 0, y, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 0 आ गई। और ये पॉइंट है तो मेरे पास रेशियो क्या होगी यहाँ पर रेशियो। देखो हमेशा जो रेशियो आप लोग लेते हो फर्स्ट पॉइंट के साथ आप लोगों का m1 और सेकंड पॉइंट के साथ आप लोगों का m2। समझ में आ गया क्या कहा मैंने, हम जब भी ये सेगमेंट बनाते हैं
तो ये मेरे पास पॉइंट है ए और बी। तो ये जो ए के पास होता है ये पॉइंट कौन सा होता है M1, और जो बी के पास होता है ये पॉइंट कौन सा होता है M2 होता है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो मेरे पास ये रेशियो क्या हो गई, ये k हो गया और ये 1 हो गया। तो k:1 ये मेरी क्या हो गई रेशियो। चलिए इसके एलिमेंट को लिख लेते हैं हम पहले। तो मेरे पास x1 कितना हो गया 5, x2 मेरे पास हो गया -1, y1 हो गया मेरे पास -6 और y2 हो गया मेरे पास कितना -4, और m1 को मैंने मान लिया k और m2 को मैंने मान लिया 1, y1 को मैंने मान लिया क्या यहाँ पर y तो 1 तो है ही, 1 तो आएगा ऑलरेडी मेरे पास। x को मैंने क्या यहाँ रखा, x बन गया 0 और y मेरे पास बन गया y। ठीक है, तो चलिए अब जब रेशियो की मेरे पास बात करते हैं तो एक रिलेशन होता है मेरे पास x के लिए, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए क्या मुझे ये पता है, क्या मुझे ये पता है k मुझे पता है, क्या मुझे यहाँ पर x2 पता है, m2 1 पता है, ये मुझे x1 ये भी पता है। तो इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज अननोन है, वो कौन सी है m1। तो मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकता हूं। तो चलिए ये हो गया 0, m1 कितना k, x2 कितना -1 प्लस m2 कितना 1, x1 कितना 5 और ये कितना मेरे पास k+1। तो मैंने यहाँ लिखा k+1। अब ये k+1 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, तो 0 इज इक्वल टू कितना -k+5। तो यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 5। तो k की वैल्यू अगर 5 आ गई तो k के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये भी मेरे पास क्या है 1। तो रेशियो कितनी आ गई मेरे पास 5:1। तो रेशियो कितनी आ गई मेरे पास 5:1। तो इस तरह से जब आप चाहें तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और जब क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व करेंगे तो आप लोगों की प्रॉब्लम बिल्कुल इजीली सॉल्व होती जाएगी। और अगर आप लोग उस क्वेश्चन को नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आप लोगों के लिए दिक्कत बनती जाएगी। अब कोऑर्डिनेट्स निकालने तो मुझे y की वैल्यू निकालनी, क्या निकालने मुझे y की वैल्यू। तो y के लिए मेरे पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y मुझे नहीं पता, m1 मुझे पता चल गया था 5, और यहाँ पे जो मेरे पास y2 की वैल्यू थी ये कितनी थी -4 प्लस m2 1 और y1 की वैल्यू -6 और ये कितना 5 प्लस 1। तो ये हो गया मेरे पास -20 और ये हो गया मेरे पास कितना -6, ये 6 आ गया अपॉन 6 आ गया। तो इस तरह से मैंने इसको देखा तो ये कितना आ गया -26 अपॉन 6, तो ये बना -13/3। तो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से आ गए इसके, मेरे पास 0 और -13/3। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स फॉर P आर व्हाट, x तो 0 था ही और y की वैल्यू मैंने निकाल ली, ये कितने आ गए -13/3। तो इस तरह से मैं अपने अगले क्वेश्चन को भी यहाँ पर क्या करता हूँ बड़ा इजीली सॉल्व कर लेता हूँ। चलिए अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं हम लोग, क्या कहता है अगले एग्जाम्पल के अंदर। चलिए तो एग्जाम्पल नंबर 10 में कहता है इफ द पॉइंट्स ए, ये जो है मेरे पास वर्टिसेस है किसके पैरेललोग्राम के, किसके वर्टिसेस हैं ये पैरेललोग्राम के, टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर का मतलब है कि ये सीक्वेंस में चले, एक के बाद तुरंत दूसरा, दूसरे के बाद तुरंत तीसरा, आप लोग अपनी मर्जी से कोई कहीं नहीं ले सकते। तो हमने P की वैल्यू फाइंड करनी। अब देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन से ज्यादा जरूरी है आप लोगों को अपने दिमाग में
प्रॉपर्टीज को रखना। अगर आप लोग अपने दिमाग में प्रॉपर्टीज को रखते हो तो इस क्वेश्चन को, फिर उसके बाद क्या है कि इसको लिखने का तरीका, अगर आप लोग इस क्वेश्चन को सही ढंग से लिखते हो, डिस्क्राइब करते हो, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का ठीक होगा। ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 6 और 1। बी के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास 8 और 2, और सी के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास कितने? 9 और 4, और डी के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास कितना? पी और 3। ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको मिलाता हूं, ए को सी से मिलाता हूं और इधर मैं बी को डी से मिलाता हूं, तो ये क्या बन गया? डायगोनल। अब पैरेललोग्राम के डायगोनल की प्रॉपर्टीज क्या है कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, दे बाइसेक्ट ईच अदर। अब अगर ये बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये, अगर पॉइंट ओ है और जो भी ओ होगा मेरे पास उसके कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे, बिना कोई कोऑर्डिनेट्स के कोई भी पॉइंट वैलिड नहीं होगा। तो मैंने अगर इसको ओ लिख दिया तो ओ लिखते ही मैंने क्या किया, इसको कोऑर्डिनेट्स दे दिए एक्स और वाई, इसको कोऑर्डिनेट्स दे दिए। तो अगर ये ओ क्या है कि AC का मिड पॉइंट है और ये O क्या है, BD का मिड पॉइंट्स है, तो दोनों पॉइंट्स के लिए इन दोनों x और y के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे सेम होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है, हमने एक थ्योरम भी की थी या एक क्वेश्चन भी किया था क्लास 9 के अंदर या लोअर क्लासेस में कि एक लाइन सेगमेंट का हमेशा एक ही मिड पॉइंट होता है। तो यहां क्या लिखेंगे सबसे पहले? बिकॉज वी नो diagonal of parallelogram bisect each other, therefore O is the midpoint of AC as well BD. Therefore coordinates of O for AC। अब AC के लिए मैं इसके कोऑर्डिनेट्स निकालता हूं, तो x क्या हो जाएगा मेरे पास? x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो कितना? 6 प्लस 9 अपॉन 2, 15 अपॉन 2। सिमिलरली y क्या बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे? 1 प्लस 4 अपॉन 2, 5 अपॉन 2। अब अगर ये मेरे पास AC के लिए कोऑर्डिनेट्स हैं तो मैं सिमिलरली क्या निकाल सकता हूं? कोऑर्डिनेट्स। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ O फॉर BD, तो BD के लिए क्या बन जाएगा ये मेरे पास? ध्यान से देखिए, जो x है वो क्या बनेगा? देखिए P प्लस 8 अपॉन 2, और y क्या बन जाएगा मेरे लिए यहां पर? देखिए ध्यान से, 3 प्लस 2। अब क्योंकि हमें पता है कि दो लाइंस अगर हमारे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो उनका मिड पॉइंट अगर से यह एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो यहां ये वाला x विल बी इक्वल टू व्हाट? ये P प्लस 8, या मैं से यूं कहूं कि P प्लस 8/2, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? 15 अपॉन 2। x will be equal to x and y will be equal to y, ये कैंसिल हो गया, तो p is equal to 15 minus 8 7, तो p की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 7 आ जाती है। तो p की वैल्यू कितनी आ जाती है? 7
आ जाती है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और सिर्फ क्या है कि अगर आप लोग अपने प्रॉपर्टीज को दिमाग में रखते हैं तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और अब हम शुरू करेंगे हमारी एक्सरसाइज आगे से।